हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे यू हैव अ वेरी हैप्पी दशहरा एंड अ दिवाली इज कमिंग अप। तो आज हम कौन से एडिटोरियल पर बात करेंगे? आज का जो एडिटोरियल है वो है मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो इंडिया की विजिट पे आए। हमारे और मालदीव्स के रिलेशन में कुछ कड़वाहट आई थी पिछले कुछ दिनों में, बहुत सारे कारण थे, आज उस पर भी बात होगी। और वो उसके बाद अभी इंडिया में आए, फिर इंडिया ने उनके साथ एक करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट भी किया है। तो ये सारी चीज़ों पे एडिटोरियल है, उस पर बात करेंगे। उससे पहले 10 नए वर्ड्स, एक क्लोज टेस्ट, एक पैराजंबल, इन सारी चीज़ों को भी देखना है। ठीक, आपको क्या करना है, 10 में से जो भी वर्ड आपको पसंद आए उसमें एक सेंटेंस आपको डालना है कमेंट में, और ट्राई करो कि सेंटेंस खुद से बनाओ, है ना। यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट करके डालने में कोई मतलब नहीं होगा। चलो लेट अस स्टार्ट विद दी क्लास टुडे। तो आज हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एंडोर्समेंट मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट करना या किसी चीज़ का प्रमोशन करना। ठीक है, तो प्रमोशन करना या किसी चीज़ का सपोर्ट करना उसे कहते हैं एंडोर्स करना, राइट। देखो सेंटेंस, देखो इसका एंडोर्समेंट मतलब, हाँ, एंडोर्समेंट मतलब देखो सेंटेंस, द सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट बूस्टेड इट्स सेल्स। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और उसको किसने एंडोर्स किया? एक सेलिब्रिटी ने एंडोर्स किया। तो सेलिब्रिटी ने एंडोर्स किया मतलब उसको प्रमोट किया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसको सपोर्ट किया, या कहा मैं भी ये साबुन इस्तेमाल करता हूँ तो फिर आप भी वो साबुन इस्तेमाल कीजिए। दैट इज कॉल्ड एज एन एंडोर्समेंट, राइट। तो अब अगर कोई सेलिब्रिटी ऐसा कहेगा तो आप भी ट्राई करोगे, अरे यार चलो वो नहाता है साबुन से, अपन भी नहा के देख लेंगे, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या होगा इसका? द एक्ट ऑफ गिविंग पब्लिक अप्रूवल और सपोर्ट टू समवन और समथिंग, किसी चीज का अप्रूवल देना कि हाँ हम इसके साथ है, ये चीज अच्छी है, अपना अप्रूवल देना, अपना सपोर्ट देना, उसे कहते हैं हम एंडोर्स करना किसी चीज को। सिनोनिम क्या होंगे इसके? अप्रूवल देना, पैकिंग करना, उसके पीछे खड़ा रहना, या सपोर्ट करना। आपने इलेक्शन में भी देखा होगा बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति को जो इलेक्शन में खड़ा है उसको एंडोर्स करते हैं, मतलब उसको बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक, जैसे अभी आप देख रहे होंगे यूएस में जो इलेक्शन शुरू है उसमें कमला हैरिस जो प्रेसिडेंशियल पद की दावेदार है, उसे बराक ओबामा एंडोर्स कर रहे हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप है, उसको उनको एलन मस्क एंडोर्स कर रहे हैं। तो अपने अपने पसंदीदा व्यक्ति को ये सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं। ठीक, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डिसअप्रूवल, है ना, किसी को अप्रूव नहीं करना, नहीं ये बंदा किसी काम का नहीं है, रिजेक्शन कर देना, उसको रिजेक्ट कर देना, या अपोज करना। ठीक है, ये उसके एंटोनिम्स हो। सिंपल वर्ड्स है ये तीनों। चले नेक्स्ट वर्ड पे। एंडोर्समेंट समझ गया, एंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट करना, बैक करना, या प्रमोट करना किसी चीज। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है आरंभ करना या शुरू करना। ठीक है, आज का दिन वैसे बहुत अच्छा है, कोई भी अगर नई एक्टिविटी को आपको शुरू करना है तो आज का दिन बढ़िया है एकदम। तो एम्बार्क करना या शुरू करना, एम्बार्क करना मतलब शुरू करना या आरंभ करना। देखो सेंटेंस, दे डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन अ न्यू बिजनेस वेंचर टुगेदर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो साथ में एक नए व्यवसाय की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करना इज एम्बार्क। जनरली वी से ही इज एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी, ना, तो किसी नए जर्नी की शुरुआत करने के लिए भी एम्बार्क ये वर्ड यूज होता है। देखो मीनिंग इसका, टू बिगिन अ जर्नी और स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। सिनोनिम्स क्या है इसके? बिगिन करना, कमेंस, ये कमेंस वर्ड हमने देखा है 3-4 दिन पहले देखा था। कमेंस मतलब शुरुआत करना। इनिशिएट करना, ये वर्ड आपको पहले से पता है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रुक देना, यानी रुक जाना या रोक देना, दोनों के लिए वर्ड है सीज। हाँ, सीज का मतलब टू स्टॉप होता है, या एंड कर देना, या हॉल्ट करना। हॉल्ट यानी रुकना थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरीली रुकना इज कॉल्ड हॉल्ट, राइट। तो एम्बार्क का मतलब क्या हो गया फिर? शुरुआत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज वेरी। यू नीड टू बी वेरी ऑफ फ्रॉडस्टर्स। आपको फ्रॉडस्टर्स से वेरी होने की ज़रूरत है। वेरी रहने की मतलब सावधान रहने की, सतर्क रहने की ज़रूरत है। सावधान रहो, सतर्क रहो, मतलब वेरी रहो, है ना। तो वेरी का मतलब क्या होता है? सावधान होना, सतर्क होना।
शी वॉज वेरी ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स, वो स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट करने में जरा सावधानी बरतती थी, सतर्क रहती थी ना, उन पे ट्रस्ट करने से पहले, विथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने से वो बचती थी, सावधान रहती थी। क्या होगा इसका मीनिंग? फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स। आपको कोई धोखा हो सकता है तो उससे आप बचने की कोशिश करते हो, मतलब सावधान रहते हो, मतलब यू आर वेरी ऑफ समथिंग, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कॉशियस रहना, अलर्ट रहना या केयरफुल रहना, बहुत इजी वर्ड्स हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ भी चीज कर डालना, दैट इज रेकलेस बिहेवियर, है ना, कुछ सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस कर डालना है, दैट इज रेकलेस, ठीक है। या केयरलेस उसी के जैसा, या ट्रस्टिंग, आप इसी पे सीधा जल्दी से भरोसा कर दो, मतलब आप तो वो ट्रस्ट होता है, राइट। अब अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो आप ट्रस्ट करने से पहले क्या रहते हो? सावधान होते हो, थोड़े से सतर्क होते हो, ठीक। सतर्क या सावधान मतलब वैरी होना किसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिसएन्चांटेड। डिसएन्चांटेड, वैसे एन्चांटेड ये जो वर्ड है ना, एन्चांटेड, एन्चांटेड का मतलब होता है किसी से प्रभावित होना, इम्प्रेस होना, उस पर भरोसा करना। डिसएन्चांटेड का मतलब क्या होगा? जिस पे आपने भरोसा किया था उसने आपका मोहभंग कर दिया, निराश कर दिया आपको, नाराज कर दिया आपको, तो वो फिर आप क्या हो गए? डिसएन्चांटेड हो गए। पहले तो प्रभावित थे, वाह क्या नेता है, और बाद में ध्यान में आया, अरे यार ये तो बकवास निकला, तो फिर आप डिसएन्चांटेड हो गए उससे, तो नाराज हो गए, निराश होना, दैट इज कॉल्ड डिसएन्चांटेड। देखो सेंटेंस, मेनी वोटर्स बिकेम डिसएन्चांटेड विद द गवर्नमेंट्स ब्रोकन प्रोमिसेस। ये जनरली सरकारों के साथ होता है कि सरकारें प्रॉमिस करती है या पार्टियां प्रॉमिस करती है, और जब सरकार में आती है तो अपने किए हुए वादों को नहीं निभाती। ऐसे केस में फिर लोग क्या हो जाते हैं? वोटर्स जो होते हैं, जिन्होंने उनको जिताया था, वो डिसएन्चांटेड हो जाते हैं, मतलब नाराज या निराश हो जाते हैं। और ये जब होता है तो सरकारें बदलती है, अगर नहीं बदले तो इसके चांसेस जरा कम होंगे। मीनिंग क्या है इसका? disappointed by someone or something previously admired, no longer impressed। enchanted का मतलब कहा था मैंने, impress होना, किसी से प्रभावित होना, और disenchanted मतलब उसी से नाराजगी हो जाना, ठीक। सिनोनिम्स क्या होंगे इसे? disillusioned, disillusioned यानी आपने पहले आप इल्यूजन में थे, यानी पहले आप पे प्रभाव था, आप इल्यूजन में थे कि यार यही बंदा है जो अपने को अच्छी सर्विसेज दे सकता है, लेकिन बाद में उस बंदे से आप नाराज हो गए, यार ये तो किसी काम का नहीं है, तो उसे कहते हैं डिसइल्यूजन होना। डिससेटिस्फाइड होना या डिसकंटेंटेड होना। कंटेंटेड का मतलब है सेटिस्फेक्शन, डिसकंटेंट मतलब कल ही देखा था हमने, कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट मतलब अनसेटिस्फाइड। तो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? इंथुजियास्टिक, एन्चांटेड या इम्प्रेस्ड, है ना, आप में उत्साह है किसी चीज के बारे में, या आप किसी से इम्प्रेस्ड हो, प्रभावित हो, या है ना, या फिर इम्प्रेस्ड हो, वो तो वर्ड दिया ही है वहाँ। तो ये डिसएन्चांटेड के एंटोनिम्स है सर, समझे। डिसएन्चांटेड नाराजगी होना किसी से या निराश होना, नाराजगी होना या निराश होना। नेक्स्ट वर्ड इज अर्स्टवाइल। अर्स्टवाइल का मतलब होता है पहले का, फॉर्मर, जिसे कहते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, या उस समय पे जो था, इससे पहले वाला, तो अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, पहले का। देखो सेंटेंस, हिज अर्स्टवाइल फ्रेंड्स यानी पहले के, abandoned him when he needed them the most, जब उसको उसके पुराने दोस्तों की ज़रूरत थी तभी उन्होंने उसे छोड़ दिया या उसके काम ना आए। तो अर्स्टवाइल का मतलब क्या होगा? अर्स्टवाइल मतलब पुराने या फॉर्मर, जो पहले थे वो। मीनिंग देखो इसका क्या होगा? फॉर्मर या इन द पास्ट। सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रीवियस, फॉर्मर या एक्स, एक्स के आगे फिर जो लगाना है लगा लो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? करंट, अभी के, प्रेजेंट या ऑनगोइंग, जो अभी चल रहा है वो। सिंपल सा वर्ड है, अर्स्टवाइल मतलब पुराना, ठीक है, क्लियर। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब होता है जो आपके साथ पक्का खड़ा रहे, यानी अटल हो, ठीक है, दृढ़ निश्चयी हो, अटल हो, उसे हम कहेंगे स्टेडफास्ट है, एकदम पक्का है, ठीक है, फर्म है। देखो सेंटेंस, शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट इन हर बिलीव्स, वो अपने जो बिलीव्स थे उसके साथ वो अड़ी रही, अटल रही, पक्की रही वो,
डिस्पाइट दी चैलेंजेस शी फेस्ड, उसे बहुत सारे चैलेंजेस आए लेकिन फिर भी उसके जो विश्वास थे, उसकी जो बिलीव्स थे, उसकी जो मान्यताएं थी के साथ वो अटल रही। दैट इज कॉल्ड टू बी स्टेडफास्ट। मीनिंग क्या होगा इसका? फर्मली फिक्स्ड इन प्लेस, अपनी जगह पे एकदम पक्का होना। अनवेवरिंग, देखो वेवरिंग का मतलब क्या होता है? वेव मतलब ऐसी ऐसी जाना, है ना? तो वेव मतलब हिलना किसी चीज का, वेवरिंग का मतलब होता है हिलना। अनवेवरिंग मतलब पक्का रहना, एकदम बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, कुछ नहीं, दैट इज अनवेवरिंग। लॉयल्टी, अनवेवरिंग इन लॉयल्टी, लॉयल्टी पक्का है ना, विश्वास, भरोसा। एंड कमिटमेंट, सिनोनिम्स देखो इसके क्या होंगे? लॉयल रहना या फर्म रहना, दृढ़ रहना, या अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का जैसा भी मैंने कहा हिलना डुलना नहीं है, स्थिर रहना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अनरिलायबल, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ है, तो ऐसा व्यक्ति स्टेडफास्ट नहीं होगा कभी। क्या आपको स्टेडफास्ट व्यक्ति की जरूरत है? स्टेडफास्ट फ्रेंडशिप होनी चाहिए, स्टेडफास्ट फ्रेंड होना चाहिए। अगर अनरिलायबल फ्रेंड रहा तो खेल खत्म, है ना? वेवरिंग मतलब इधर उधर झुकने वाला। फिकल, फिकल का मतलब होता है अनस्टेबल, जो खुद स्टेबल नहीं है। तो स्टेडफास्ट का मतलब स्टेबल और उसका एंटोनिम अनस्टेबल, ठीक है? या फिकल, फिकल का मतलब होता है अनस्टेबल। क्लियर? चले अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ए डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी का भी मतलब वही है जो हमने डिसएन्चांटेड का देखा था। डिसएन्चांटेड का मतलब क्या था? नाराजगी, निराशा। डिस्पोंडेंसी का भी मतलब वही है, नाराजगी या निराशा, है ना? तो डिस्पोंडेंसी होना मतलब निराशा होना, यार अब उम्मीद नहीं है, एकदम आप ना उम्मीद होकर हो गए तो आप डिस्पोंडेंट हो, ऐसा समझ लो, ना उम्मीद होना। आफ्टर फेलिंग द एग्जाम ही सैंक इनटू डीप डिस्पोंडेंसी। एग्जाम फेल होने के बाद वो एकदम ना उम्मीदी में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, समझ लो ऐसा, है ना? मतलब वो उससे उम्मीद नहीं थी, निराश हो गया था, नाराज हो गया था। मीनिंग क्या होगा इसका? अ स्टेट ऑफ लो स्पिरिट्स, इंथुजियाज्म पूरा एकदम नीचे, इंथुजियाज्म ही नहीं है, है ना? कॉज्ड बाय लॉस ऑफ होप और करेज, यानी होपलेस फीलिंग जो होती है ना, बस वो है डिस्पोंडेंसी, ना उम्मीदी, कोई उम्मीद नहीं है अब आगे अच्छा होगा इस चीज से, कहते हैं डिस्पोंडेंसी। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डिप्रेशन में जाना, होपलेसनेस या डिस्पेयर, तीनों का मतलब होता है ना उम्मीद होना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, ठीक है? आशावाद का एंटोनिम क्या होगा? निराशावाद मतलब पेसिमिज्म, दिस इज ऑप्टिमिज्म। और डिस्पोंडेंसी का मतलब क्या होता है? पेसिमिज्म, यार कुछ अच्छा नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड पेसिमिज्म, ठीक है? होपफुलनेस, आप होपफुल हो, है ना, कुछ तो भी अच्छा होगा, नहीं टिके रहो, एग्जाम निकलेगी। चीयरफुलनेस, हंसी मजाक खेल कूद से एनर्जेटिक रहना, दैट इज चीयरफुलनेस। तो डिस्पोंडेंसी का मतलब क्या होता है? निराशा, नाराजगी, डिप्रेशन, ठीक है, नाउम्मीदी, दैट इज डिस्पोंडेंसी। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एक्सीड। एक्सीड ये वर्ड है ना, एक्सीड का मतलब होता है किसी ने अगर कुछ डिमांड रखी है या किसी को कुछ चाहिए तो आप उसे एक्सीड कर दो, हाँ ठीक है, ओके। तो एग्री करना किसी के साथ या किसी के बात को मान लेना, दैट इज कॉल्ड टू एक्सीड। एक्सीड करना मतलब ये वर्ब है, ठीक है? देखो इसका सेंटेंस देखो, आफ्टर मच हेजिटेशन द बोर्ड फाइनली एक्सीडेड टू वर्कर्स डिमांड। पहले तो अब ये सेंटेंस किसी कंपनी के वर्कर्स ने कुछ डिमांड रखी, उनका जो मैनेजमेंट था, उनका जो बोर्ड था, उन्होंने पहले क्या कहा कि नहीं हो सकता, लेकिन बहुत मान मनोबल के बाद मान गए वो लोग, और फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है वर्कर्स की डिमांड मान लेंगे। दे एग्री टू एक्सेप्ट द डिमांड्स। तो टू एग्री टू एक्सेप्ट टू एक्सीड, ठीक है? एक्सेप्ट के जैसा ही वर्ड है एक्सीड करना, राइट? तो एग्री करना, एक्सेप्ट करना। मीनिंग क्या होगा इसका? टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट और डिमांड टिपिकली आफ्टर फर्स्ट रेजिस्टिंग इट, पहले ना कहने बाद हाँ कहना, यानी एक्सीड करना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एग्री करना, कंसेंट देना, अपना कंसेंट देना मतलब हाँ कह देना किसी चीज को, या कंप्लाई करना, कोई नियम है उससे आपको कंप्लाई करना है, आपको हाँ करना है, ओके करना है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? टू रिफ्यूज, डिक्लाइन या अपोज, राइट? ये तीनों वर्ड्स बहुत सिंपल से। तो एक्सीड का मतलब समझ गया? टू एक्सेप्ट, टू एग्री, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट रिजेक्टिंग इट। चलो चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज शोर्ड अप।
शोर्ड अप का मतलब होता है पैक करना या सपोर्ट करना, सो दैट द अदर थिंग ग्रोज, किसी चीज को पुश करना। अगर आपने बहुत बार एक वर्ड हमने देखा है बोल्स्टर करना, बोल्स्टर करना मतलब क्या, किसी चीज को पुश करना सो दैट द थिंग ग्रोज, राइट, तो दैट इज कॉल्ड शोर अप। तो शोर अप भी वैसा ही, बोल्स्टर करने जैसा। शोर अप मतलब चीज को पुश करना सो दैट द थिंग ग्रोज। ठीक, देखो सेंटेंस, द कंपनी वॉज शोर्ड अप बाय इनफ्लक्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। कंपनी ऊपर गई, उसकी ग्रोथ हुई, किसकी वजह से, जब उसे उसमें क्या आया, इन्फ्लक्स आया। इन्फ्लक्स आया मतलब अंदर आना, क्या आया अंदर, इन्वेस्टमेंट आया। तो जब इन्वेस्टमेंट आया तो कंपनी अचानक से ऊपर गई, उसे कहेंगे पुश मिलने की वजह से, वो सपोर्ट या बैकिंग मिलने की वजह से उसकी ग्रोथ हो गई। देखो मीनिंग क्या होगा इसका, टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन समथिंग दैट इज इन डेंजर ऑफ फेलिंग। किसी चीज को अगर डेंजर है फेल होने का तो उसे पुश करना, सपोर्ट करना, सो दैट द थिंग ग्रोज। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, बोल्स्टर करना, ये वर्ड हम बहुत बार देख चुके हैं अभी। रीइंफोर्स करना, ये वर्ड कल ही देखा था, मतलब टू स्ट्रेंथन अगेन, फिर से स्ट्रेंथ देना किसी चीज को, या सपोर्ट करना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, अंडरमाइन करना यानी नहीं गिनना, वीकन करना उसको, या डिस्टेबलाइज करना। अब वीकन करना या डिस्टेबलाइज करना ये बहुत सिंपल से वर्ड्स हो गए भी अपने लिए, है ना। किसी की क्षमता कम कर देना, उसे वीकन कर देना, स्ट्रेंथ कम करना, ये एंटोनिम्स हो गए। तो शोर अप का मतलब किसी चीज को क्या करना, पुश करना सो दैट द थिंग ग्रोज, एंड इट्स अ फ्रेजल वर्ड, जैसे हम रोज एक देख रहे हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ब्रैश। हम वैसे फ्रेज देख रहे हैं, आज फ्रेजल वर्ब आ गया एक, ब्रैश। ब्रैश का मतलब क्या होता है, ब्रैश का मतलब होता है रफ या रूड, है ना। ऐसा व्यक्ति जो किसी की नहीं सुनता, किसी को नहीं गिनता, अपनी ही लगाएगा ना, उसे कहेंगे ब्रैश है वो, ठीक है, रफ बिहेवियर वाला। देखो सेंटेंस, हिज ब्रैश बिहेवियर एलियनेटेड मेनी ऑफ हिज कलीग्स। उसका बिहेवियर ही ब्रैश था, रफ था, रूड था, एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट हैव मेनी कलीग्स। या फिर उससे कलीग्स को क्या किया, एलियनेट किया। एलियनेट मतलब सारे कलीग्स उससे दूर हो गए, दूर भागने लगे। क्या होगा इसका मीनिंग, सेल्फ असर्टिव, अपनी ही मेरी मुर्गी की एक ही टांग वाले लोगों को हम लोग क्रैश कहेंगे। तो सेल्फ असर्टिव इन अ रूड और ओवर बियरिंग वे, रूड होता है, ओवर बियरिंग होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, बोल्ड, इम्प्यूडेंट या ऑडेशियस। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जो अपनी ही बात करे ना, लोगों पे अपनी राय थोपे, वो भी रूडली, दैट इज इम्प्यूडेंट। ऑडेशियस मतलब खुद के बारे में ही बताने वाला ना, लोगों पे अपनी इच्छाएं थोपने वाला, ऑडेशियस। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, रिजर्व्ड। अब रिजर्व्ड व्यक्ति वो होता है जो अपने ही आप में रहे, वो ज़्यादा लोगों से ऐसा डायरेक्टली बात नहीं करेगा, अपने आप में रहेगा, ठीक है। या टिमिड, टिमिड का मतलब होता है शाय, ठीक है, शाय रहना। या हम्बल, हम्बल यानी एकदम डाउन टू अर्थ बंदा, जो हम्बल है, उसमें बहुत ह्यूमिलिटी है, तो बंदा हम्बल होता है, ठीक है। तो ब्रैश मतलब रफ या रूड व्यक्ति, उसे ब्रैश कहेंगे, ठीक। तो ये थे आज के वर्ड्स, एंड नाउ यू हैव अ क्लोज टेस्ट। तो आपको क्या करना है, इस क्लोज टेस्ट के नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं के बेसिस पे ये ब्लैंक्स फिल करना है, और आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालना है। आपको अभी आदत करनी पड़ेगी इस चीज़ की कि ये क्लोज टेस्ट के भी आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालो। गलतियों से डरना नहीं है, गलतियां करो तभी सीखोगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक। तो अभी इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में डालने हैं, चले। चलो अब let us now go on to the editorial. So now we have a editorial here, और एडिटोरियल है फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑन मालदीव्स इंडिया टाइज। मालदीव्स और इंडिया के जो संबंध है उस पे है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा है हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू मालदीव्स। बहुत बड़ी बात हो गई है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट ये पढ़ लो, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक।
चलो पढ़ लिया। हाँ क्या दिया है अभी? अभी दिया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑन मालदीव्स इंडिया टाइज। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी अगर मालदीव्स को कोई चिंता होती है, पर जैसे पीने का पानी की चिंता हो गई थी मालदीव्स को, तो इंडिया ने पीने का पानी मालदीव्स में पहुंचाया था, है ना। वैक्सीन के लिए हमने मालदीव्स की काफ़ी मदद की है। तो जब भी मालदीव्स किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो इंडिया सबसे पहला होता है उसकी मदद करने के लिए, ठीक। नियरली अ ईयर आफ्टर हिज इलेक्शन, मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू मेड हिज फर्स्ट बायलैटरल विजिट टू दिल्ली, seen as an attempt to mend fences with Delhi, है ना। एक साल बाद इलेक्शन में जीतने के मैंने प्रेसिडेंट मुइजू जो प्रेसिडेंट बने एक्चुअली मालदीव्स के इलेक्शन जीतने के बाद, उसके एक साल बाद वो भारत आए, ठीक। अभी ये उनकी पहली विजिट थी और ऐसे देखा जा रहा है कि भारत के साथ जो संबंध उनके खराब हुए उससे इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेंड फेंसेस। टू मेंड फेंसेस मतलब उसे अभी सही करने का प्रयास एक उनके द्वारा हो रहा है ना। टू मेंड फेंसेस मतलब जो बात बिगड़ चुकी है उसे सही ट्रैक में लाने की कोशिश हो रही है। इंडिया वॉज नॉट हिज फर्स्ट बायलैटरल डेस्टिनेशन, अ ट्रेडिशन लीडर्स ऑफ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज ऑब्जर्व। देखो वो हिंदुस्तान नहीं है पहली बार, जबकि फ्रेंडली नेशंस के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं जनरली जब इलेक्शन जीतते हैं तो अपने फ्रेंडली नेशंस में पहले जाते हैं, उनकी पहली विजिट फ्रेंडली नेशंस को होती है, लेकिन मुइजू ने ऐसा नहीं किया। ऑल्दो मिस्टर मुइजू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट ब्रीफली एट अ समिट इन द UAE in December 2023 and he attended Mr. Modi swearing in June। वैसे वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी उनसे एक बार UAE में मिले थे बायलैटरल मीटिंग में, और दूसरी बार फिर जून में जब हमारे प्रधानमंत्री की स्वेरिंग इन हुई। इस बार तीसरी बार जो उनके हाथ में सत्ता आई, उसके बाद उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में उन्हें इन्वाइट किया गया था, तो तब मुइजू आए थे, प्रेसिडेंट मुइजू यहाँ पे इंडिया में आए थे। पर बायलैटरल विजिट उनकी पहली है इंडिया में, ये एक, और वो भी प्रेसिडेंट बनने के एक साल बाद है। टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वेर ओरिजिनली अ consequence of Mr. Muizu's presidential campaign that was built on the opposition's India Out campaign। ये सारे फसाद की जड़ क्या है? प्रेसिडेंट मुइजू इनकी जो पार्टी है मालदीव्स में, इनकी पार्टी ने जो इलेक्शन से पहले कैंपेन चलाया था, अब ये पहले अपोजिशन में थे, है ना, ये सरकार में नहीं थे, तो इनकी पार्टी ने जो कैंपेन चलाया था उसका मेन मुद्दा था इंडिया आउट, यानी इंडिया को हमारे देश से बाहर करो, और यहीं से ये सारे फसाद की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट केम अ कंट्रोवर्सी दैट पिच्ड टूरिज्म इन लक्षद्वीप एज एन अल्टरनेटिव टू द मालदीव्स following criticism of Mr. Modi by Maldivian ministers that led to a boycott Maldives campaign in India। दूसरा फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री की के बारे में कुछ डिरोगेटरी रिमार्क्स पास किए वहाँ की मिनिस्टर ने एक। अब उस मिनिस्टर के रिमार्क के अपोजिशन में इंडिया ने क्या किया, हमने कहा मालदीव छोड़ो, अपना लक्षद्वीप बढ़िया है, तो हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुँच गए। वहाँ पे लक्षद्वीप को उन्होंने एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट किया। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो मालदीव्स को लगा बुरा कि, और फिर उन्होंने और गाली बकना शुरू कर दिया, पार्डन माय वर्ड्स, लेकिन फिर उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया। किसने? मालदीव्स ने। उनका रिएक्शन कोई बहुत अच्छा नहीं था। वो कह रहे थे कि आप क्या ही हमारी मालदीव्स की एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बराबरी कर लोगे, तो ऐसा कहना था, और जिसकी वजह से इंडियंस को भी गुस्सा आया और फिर इंडियंस ने बॉयकॉट मालदीव्स का नारा दे दिया, यानी अभी मालदीव्स में हम घूमने नहीं जाएंगे। ईज माई ट्रिप जैसी कंपनी ने तो वहाँ पे टूरिस्ट ले जाने से ही मना कर दिया था। ये सारा वॉर चल रहा, यानी ये सारी बातें चल रही थी, तो टेंशन्स दो कंट्री में बढ़ चुकी थी। मिस्टर मुइजू's डिसीजन टू ट्रैवल टू टर्की, चाइना एंड द UAE बिफोर ही केम टू इंडिया ऑल्सो रैंकल्ड। और एक ऐसी चीज जिससे इन सारी चीजों की, रैंकल्ड का मतलब गुस्से की याद आना वापस, और एक गुस्से की याद कब आई इंडियंस को, जब उनके ध्यान में आया कि यार ये बंदा ऐसी कंट्री का प्रेसिडेंट है जिनसे हमारे यानी पुश्तों से रिश्ते हैं, और उस कंट्री का प्रेसिडेंट इंडिया आने से पहले वो जा रहा है टर्की, वो जा रहा है चाइना, वो जा रहा है UAE, और फिर भारत में आ रहा है। तो जब वो आए तो हमारे गुस्सा
हमें वापस से याद आया कि यार देखो इन्होंने कैसा किया पहले। इवन एज मिस्टर मुइजू सेड he would pursue a Maldives first policy, critics in New Delhi grew concerned over Mali's economic initiatives and defense pact with China. अब मालदीव के प्रेसिडेंट मुइजू, इनका कहना क्या था कि हम तो मालदीव फर्स्ट की पॉलिसी अपना रहे है ना, हमसे वो इंडिया के साथ रिलेशंस वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन हमारे लिए मालदीव फर्स्ट ये पहले है। लेकिन अगर मालदीव फर्स्ट इतना ही इंपॉर्टेंट था तो दिल्ली को कंप्लेंट्स क्या थी, दिल्ली की कंप्लेंट्स थी कि वो ठीक है कि मालदीव फर्स्ट, उसमें इंडिया सपोर्ट करता आपका, लेकिन प्रॉब्लम ये था इंडियंस को, यानी हमको ये प्रॉब्लम था उनसे, भाई आप चाइना के गोद में जाके क्यों बैठ रहे, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनसे क्यों हाथ मिला रहे हो आप ज़्यादा, है ना। वी आर योर क्लोजेस्ट नेबर्स, हम आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, वाई आर यू सिटिंग इन चाइनाज लैब। तो एक तो इतना सारा लोन पहले ही चाइना ने आप पे चढ़ा के रख दिया है, तो इसलिए हमारी कंसर्न्स ज़्यादा थी। मालदीव अपने से दूर जा रहा है वो तो ठीक था, लेकिन चाइना के ज़्यादा पास आ रहा है, दैट वॉज अ बिगर कंसर्न। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडिटोरियल। नाउ गो थ्रू दिस सेकेंड पार्ट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस इट। इसे पढ़ लो अभी। चलो डन। हाँ, अभी और क्या हुआ है देखो। amidst the amidst the change in regimes in Bangladesh and Sri Lanka, India has been under some fire over its neighborhood first policy, further fueled by this perceived distancing from Maldives. तो इंडिया की जो पॉलिसी रही है जब से ये नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से, इट हैज़ बीन अ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कि हम नेबर्स पे पहले ध्यान देंगे। उसमें क्या हो गया कि श्रीलंका में अभी जो नए उनके प्रेसिडेंट आए वो लेफ्टिस्ट है। उसके बाद में बांग्लादेश में जो सारा घटनाक्रम हुआ कि शेख हसीना जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको वहाँ से निकल के भारत में आश्रय लेना पड़ा, शरण लेनी पड़ी, है
है ना, और ऊपर से मालदीव से ये डिस्टेंस, इसलिए भारत की जो सरकार थी वो भारत के लोगों के द्वारा ही अंडर सम फायर थी कि यार आप तो नेबरहुड पॉलिसी की बात करते हो और आपके नेबरहुड में तो सारा गड़बड़ चल रहा है, आप एज अ बिग ब्रदर ये सारे कंट्रीज के आप सबसे बड़े भाई हो, वो होने के बावजूद आप इनको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इंडिया वॉज अंडर सम फायर, है ना। एज मिस्टर मोदी एंड मिस्टर मुइजू हेल्ड देयर फर्स्ट फॉर्मल बायलैटरल नेगोशिएशंस, सम ऑफ द वर्क इन स्मूदनिंग देयर पाथ हैड बीन डन। जैसे ये पहली निगोशिएशन हुई, पहली बातचीत हुई, पहली इनकी बायलैटरल चर्चा हुई, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब हम उस रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आफ्टर इंडिया एक्सीडेड टू मिस्टर मुइजू's डिमांड दैट इंडियन ट्रूप्स stationed in the Maldives since 2012 for aircraft maintenance be replaced by technical personnel, both sides turned course with their foreign ministers exchanging visits and new joint projects being announced. तो ये जो इंडिया आउट की जो पॉलिसी लेके आए थे मुइजू, है ना, इंडिया आउट का कैंपेन लेके आए थे, तो उन्होंने जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भारत से क्या कहा कि आप अपने पहले जो ट्रूप्स है ना, हमारे आर्मी पर्सनल जो थे, नेवी सॉरी एयरफोर्स के पर्सनल, वो वहाँ पे स्टेशन थे मालदीव्स में। 2012 से हमारे डिफेंस पर्सनल वहाँ पे मौजूद थे मालदीव्स में। उन्होंने क्या, आप अपने डिफेंस पर्सनल को पहले यहाँ से निकालो, लगे तो अगर आपको यहाँ पे रखना है तो आप आपके टेक्निकल स्पेशलिस्ट जो लोग होते हैं ना, क्या कहा है, टेक्निकल पर्सनल, है ना, तो टेक्निकल पर्सनल को यहाँ रखो, टेक्निकल काम के लिए उनकी जरूरत है उनको रखो। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो डिफेंस वाली सिस्टम है, इनमें से किसी को रखना नहीं है। तो ठीक है, फिर इंडिया ने बोला हाँ ठीक है भाई, आपका कंट्री है, क्या करेंगे। तो इंडिया एक्सीडेड टू देयर डिमांड्स, यानी इंडिया एग्री टू, ठीक है, ओके, एंड वी कॉल्ड आवर डिफेंस ट्रूप्स बैक, और फिर वहां पे उनकी जगह भी टेक्निकल पर्सनल है हमारी, ठीक है, विद देयर फॉरेन मिनिस्टर्स। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये होने के बाद फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिले, विजिट्स हुई उनकी, एक्सचेंज, नए ज्वाइंट प्रोजेक्ट अनाउंस हुए। इंडियाज डिसीजन टू एक्सटेंड 100 मिलियन in SBI subscriptions of Maldivian T-bills enabled Mali to make its debt service payments at time it was in danger of defaulting। उसी समय पे दूसरा क्या हमने क्या मदद की, इनके जो पेमेंट्स थे, डेट के पेमेंट्स थे मालदीव्स के, इन्होंने जो कर्जा लेके रखा था उसे रीपे करने की ये स्थिति में नहीं थे। ऐसा हो सकता था कि अब ये डिफॉल्ट कर जाए उस पर, लेकिन इंडिया ने उनको मदद की। कैसे मदद की, तो इनको $100 मिलियन का SBI का सब्सक्रिप्शन दिया, वो भी मालदीवियन ट्रेजरी बिल्स का। उसके द्वारा इन्होंने पैसा जुटाया मालदीव्स की सरकार ने, और फिर उनका डेट का पेमेंट किया, ठीक है, तो नहीं तो वो डिफॉल्ट कर जाते थे। तो अगेन इंडिया ने फिर से फर्स्ट रिस्पॉन्डर करके उनको ये गड्ढे से बाहर निकाला, नहीं तो चाइना तो उनको और डेट के गड्ढे में ढकेल रहा है। मिस्टर मुइजू has also softened his rhetoric and sacked the ministers who were critical of Mr. Modi। और फिर उनकी तरफ से क्या हुआ, उन्होंने उनके जो मिनिस्टर्स थे, जो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उनको उनके प्रेसिडेंट ने निकाल दिया मिनिस्टर के पद से। तो उन्होंने भी फिर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया है, ठीक। नेक्स्ट, इंडियाज एक्सटेंशन ऑफ 400 मिलियन इन support and Indian 3,000 crores in currency swap arrangement has shored up Mali's record low currency reserves। माले कौन है, माले क्या है, माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। तो जैसे हम इंडिया या दिल्ली, हमारी कंट्री के लिए दिल्ली भी यूज करते हैं, या माले, तो हमारी कंट्री के लिए दिल्ली, मालदीव्स के लिए माले यूज करते हैं। तो माले का जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स है वो बहुत नीचे जा चुके हैं। अब उनको जो डॉलर्स चाहिए बाहर से खरीदने के लिए वो नहीं थे, तो फिर हिंदुस्तान ने फिर से इनकी मदद की है। पहले तो हमने इनको $400 मिलियन का करेंसी स्वैप दिया, दूसरा सार्क से, है ना, सार्क में, और उनकी सार्क के द्वारा और इनकी 3,000 करोड़ रुपए की मदद भी हमने इनको की है। तो अभी देखते हैं ये हम जो हमेशा दोस्ती का आदम बढ़ाते इन देशों की तरफ, ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो दिस वॉज दी सेकेंड पार्ट। नाउ गो थ्रू दी फाइनल पार्ट क्विकली, इसे पढ़ लो फिर अपन डिस्कस करेंगे।
चलो तो हो गया पढ़ना, लास्ट पार्ट। हाँ, तो क्या दिया है वे आखिरी पार्ट में, द ज्वाइंट अनाउंसमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स। देखो एफटी की बात चल रही है, एफटी मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है इंडिया मालदीव में, लेकिन इसकी बात चल रही है। दूसरा, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो भारत करने वाला है उसके बारे में बात हुई। एंड द आउटलाइन ऑफ विजन स्टेटमेंट ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप टू बी कंक्लूडेड इंडिकेट अ चेंज। तीन चीजें हैं जो चेंज इंडिकेट कर रही कि शायद अब रिलेशंस में बदलाव हो। पहला कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे चर्चा, और दूसरा एक नया विजन आउटलाइन किया है, कंप्रिहेंसिव विजन है, वो बड़ा विजन है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंडिया और मालदीव्स के बीच में क्या है, ओशन है, इंडियन ओशन, तो वो समंदर है पूरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन मुंबई एंड बेंगलुरु, मुइजू वहां पे भी गए थे, मुंबई में भी गए, बेंगलुरु में भी गए। मिस्टर मुइजू मेड अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द रिटर्न ऑफ इंडियन टूरिस्ट टू प्रीवियस लेवल्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है देखो, एंड ऑफर्ड मोर एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मिस्टर मुइजू फिर बेंगलुरु गए, मुंबई गए, वहाँ जाके इंडियंस को बोला उन्होंने, अरे भाई घूमने आओ मालदीव्स में, ऐसे मालदीव्स बॉयकॉट मत करो, नहीं तो हमारी माली हालत खराब हो जाएगी। तो ये इन्होंने कहा, और ये भी कहा कि अगर आप आओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की और अपॉर्चुनिटीज़ मालदीव्स में मिलेगी, है ना। बाकी अगर एम्प्लॉयमेंट की आपको ज़रूरत है तो वो मालदीव्स में देंगे, है ना। अगर आप इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट से त्रस्त हो तो मालदीव्स में आओ, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दिस टर्न अराउंड इज वेलकम न्यूज़ गिवन हिस्टोरिक रिलेशनशिप एंड शोज हाउ सेंसिटिव एंड सटल, देखो हाउ सेंसिटिव एंड सटल डिप्लोमेसी कैन सरपास मस्कुलर पोस्चरिंग एंड ब्रैश स्टेटमेंट्स। तो अब ऑथर क्या कह रहे हैं, ये जो चेंज आया है वो किस चीज़ की वजह से आया है, ये चेंज आया है क्योंकि इंडिया ने बहुत सटल और सेंसिटिव डिप्लोमेसी की, इंस्टेड कि अपने को बहुत मस्कुलर ताकतवर है हम ये बताने की कोशिश नहीं की। इसे कहते हैं मस्कुलर पोस्चरिंग। मस्कुलर पोस्चरिंग मतलब, पोस्चर का मतलब होता है आपका हाव भाव रहना, जैसे आप किसके सामने कैसे खड़े रहते हो, तो ये आपका पोस्चर है। तो मस्कुलर पोस्चरिंग मतलब बहुत ताकत है ऐसे दिखाने का, है ना, बाहें ऐसे करके अगर रहेंगे खड़े तो बहुत मस्कुलर पोस्चरिंग हो जाएगी, तो वैसा नहीं किया इंडिया ने, है ना। ब्रैश स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए वो भी फिर अवॉइड किए। अब दोनों ने किस पे बात की, सटल बात की धीरे धीरे, और सटल बात की अंडर करंट वाली, और दूसरी सेंसिटिव डिप्लोमेसी की। This also allows natural logic of close geography to reassert itself, which has ensured that India is always, as Mr. Modi put it, the first responder for the Maldives in times of need. और इसी बात से ये भी साबित होता है कि मालदीव्स के लिए, क्योंकि हम नेबर्स है ना, हमको सिर्फ अगर सेपरेट करता है तो एक समंदर है, और हम जो दो कंट्रीज़ है वो हिस्टोरिकली हम साथ में रहे हैं, और जब भी मालदीव्स को ज़रूरत पड़ी है तब हिंदुस्तान ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। तो इसीलिए अभी ये चेंज होने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन द एडिटोरियल। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये एडिटोरियल आपने पढ़ लिया, समझ लिया, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लेड टू बिटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स इनिशियली। वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से कड़वाहट आ गई थी इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में। दूसरा, विच डिमांड ऑफ मालदीव्स डिड इंडिया एक्सेप्ट, उनकी तरफ से एक डिमांड आई थी जो इंडिया ने एक्सेप्ट की है, वो कौन सी है ये आपको बताना है। इसके बाद आपको वर्ड दिया है लास्ट में एक्सीड, एक्सीड करना। तो एक्सीड करने का मतलब क्या होता है, सिनोनिम उसका आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रेज दी है शुरुआत में है मेंड फिंसिस, ये मेंड फिंसिस का एक्चुअली मतलब क्या है वो आपको बताना है। और पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ मालदीव्स एटीट्यूड, मालदीव्स का एटीट्यूड जो चेंज हुआ वो किस वजह से हुआ है वो आपको बताना है। और कल जो हमने एडिटोरियल पूछा था, एडिटोरियल पे क्वेश्चंस पूछे थे, उसके आंसर्स आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे। तो इसे क्रॉस चेक करना, देखना कि आपके कितने आंसर सही आ रहे, कितने बराबर आ रहे। बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही होगी तो जस्ट गेट इन टच विथ मी एनी टाइम। ठीक है, एंड नाउ फॉर यू टू डू समथिंग मोर, एक पैरा जंबल आपके लिए यहाँ पे है। कल जो हमने पैरा जंबल पूछा था उसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, CBADEF। परसों के भी पैरा जंबल का सीक्वेंस यही था, ठीक है, कल के भी पैरा जंबल का सीक्वेंस यही था। इसका नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है।
तो इसे सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। ठीक, चलो तो विल स्टॉप हियर विद दिस, विशिंग यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी दशहरा। लेट अस स्टॉप हियर विद दिस, थैंक यू वेरी मच।